बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान के सारे इलेक्शंस देखें तो वो किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ इलेक्शंस तो लगते ही हैं। लेकिन खैर बात करते हैं 2013, 2018, 2024 के इलेक्शंस की। इन तीन इलेक्शंस के अंदर आजकल की जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, वो या तो वोट देने के काबिल हो गई थी या फिर सियासत को समझ रही थी या किसी न किसी पॉइंट के ऊपर सियासत को ज़रूर डिस्कस किया करती थी, उसके अंदर इंटरेस्ट लेती थी। 2013 के इलेक्शंस होते हैं। एक जो पार्टी जिसके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त अच्छे होते हैं वो पार्टी पावर के अंदर आ जाती है, और उसके बाद उसके जब ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो किसी न किसी तरीके से वो जो पार्टी है वो अपने टेन्योर तो पूरा कर लेती है। लेकिन उसके बाद 2018 का इलेक्शन होता है जो कि एक मुतनाज़ इलेक्शन कहलवाया जाता है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बाकी इलेक्शंस की तरह। तो फिर उसके अंदर भी जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ थी वो पावर के अंदर आई थी, उसकी एक कोalition गवर्नमेंट बनती है। लेकिन वो उनका ना कि सिर्फ वज़ीर आज़म को हटाया जाता है, उस वक्त उसकी जो पार्टी है उसकी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी दूरियां बढ़ गई हुई थी कि फिर वहाँ पे एक दूसरी पार्टी कोalition गवर्नमेंट के साथ जो कि PDM-1 कहलवाई थी, वो एक पावर के अंदर आती है और वो अपने ताल्लुकात को अच्छा करती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वो फिर 2024 के इलेक्शंस के अंदर आता है जिस जिस हुकूमत को आजकल के दौर के अंदर फॉर्म 47 यानी कि मैंडेट चोरी वाली हुकूमत कहा जाता है, वो एक आती है। और इसके अंदर बहुत सारी नुमाया शख्सियात हैं जिनको जब वो यूके में लंदन में आते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनको रोक के बातें सुनाते हैं और कुछ लोग उनके साथ बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं। तो वो फिर उसके अंदर जो है वो एक किस नुमाया तरीके से जीते थे या किस धांधली ज़्यादा तरीके से वो जीते थे वो सबको पता है। खैर, इस सब के अंदर किसका नुकसान हो रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का हो रहा है, आवाम का हो रहा है, मेरा और आपका हो रहा है, एक आम बंदे का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पिस्ता वही है। और मिडिल क्लास तबका जो है वो सफ़ेद पोश तबका, वो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है ये वही जानता है या उसका अल्लाह जानता है। तो खैर, ये थी इलेक्शन की बात। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर कॉमन चीज़ ये थी कि जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखती है ना, वो पावर के अंदर रहती है। और फिर चाहे किसी और पार्टी को वोट पड़े हों, लेकिन हुकूमत के अंदर वही पार्टी आएगी जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वोट का दारोमदार ये है कि जिसके साथ ज़्यादती होगी ना उसको वोट्स पड़ जाएंगे, वो इलेक्शन के अंदर भारी अक्सरियत के साथ नुमाया रहेगा। लेकिन वो हुकूमत के अंदर नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस उसके ताल्लुकात अच्छे ना हो। तो खैर, अगर इसके अंदर हम पाकिस्तानी मईशत का हाल देखें तो फिर 2013 से लेकर 2018 तक किसी न किसी तरीके से मईशत बेहतर हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ फॉल्स ये कुछ गलत चीज़ें भी बताई जा रही थी। क्योंकि इसका एक मेन सवाल ये होता है कि 2018 के अंदर अगर इतनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी, इतनी अच्छी मईशत हो गई थी, तो आने वाली हुकूमत को IMF के पास क्यों जाना पड़ा? क्या ऐसे हालात हो गए थे 6 माह के अंदर कि इतना बेड़ा गर्क हो गया था? खैर, उसके बाद जो उनकी एक काविश रही PTI की हुकूमत की, वो भी सबके सामने है, किस तरह से काम हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब PDM की आती है तो तब मईशत का बिल्कुल ही पट्टा बैठ चुका था। और अब जो हालात हैं मईशत के वो सबके सामने ही हैं कि कैसे हम लोग जो हैं वो किसी न किसी मुल्क के पास जाके $1 बिलियन की इमदाद मांग रहे होते हैं, या उन्हें बोलते हैं कि हमारे रिज़र्व्स के अंदर रख दें, हमारे पास फ़ॉरेन रिज़र्व नहीं है हमारे पास, और हमें हमारी जो मईशत है उसका पट्टा बैठा हुआ है जिसके अंदर ब्लैक मनी, माफिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये किसी न किसी तरीके से कंपाइल होकर हमारी जो इकॉनमी है उसको इफ़ेक्ट कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे एक जो बात हमें नज़र आई थी कि वो ये थी कि लोग भारी अक्सरियत में बाहर निकले थे और उन्होंने वोट अपना कास्ट किया था। और उसके अंदर जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे, जो मकबूल तरीन पार्टी बनी थी, वो हुकूमत नहीं बनाती क्योंकि उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। हुकूमत बनाती है दूसरी पार्टी। लेकिन यहाँ पे जंग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इन पार्टियों की वो ये होती है कि जी कि किसने ताल्लुकात अच्छे बनाने, किसने कह लें कि बूट अच्छी तरह से पॉलिश करने हैं और हुकूमत के अंदर आना है और फिर उसने हुकूमत करनी है। एक बात क्लियर हो जाती है कि जी कि इनको मुल्क के साथ, आम बंदे के साथ लेना देना कुछ नहीं होता। इनको बस ये एक चस लगी होती है, एक इनको इस चीज़ का जुनून या फिर इनके मुंह खून लग गया होता है कि जी कि इन्होंने हुकूमत करनी है और इन्होंने किसी तरह से पावर में रहना है।
बहुत सारे मौके आए जहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को परे कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, और ये बाद में कहते हैं जी कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। ये अपनी ही आइडियोलॉजी से हट जाते हैं और फिर आकर एक अच्छी खासी नौकरी करने लग जाते हैं, जो ये हमेशा से करते आए हैं। इसके अंदर आवाम का मुफाद, एक आम बंदे का मुफाद, उससे इनको लेना देना कुछ नहीं होता। तो एक यही बात अगर रखें तो जी कि यहाँ पे आज जो एक 2 दिन पहले ये जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक फ़ाइनल कॉल आई थी, जिसको मिस कॉल भी कहा जा सकता है, जो कि एक फ़ाइनल कॉल जो है वो मिस कॉल हो गई या फिर उसको नो आंसर हो गया, ये आप कह लें कि उसको कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसका एक बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जी के खान साहब को हुकूमत की तरफ से हटाया जाता है। उस वक्त अच्छे खासे मुजाहरे होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद जी जब खान साहब को गिरफ़्तार कर दिया जाता है, 9 मई का वाक़या हो जाता है। सबसे पहले तो शहदा की जगहों के ऊपर जाके, उनकी यादगारों पे जाके, उनकी कब्रों के जाके बेहरमती करना, ये एक बिल्कुल ही मज़म्मत के काबिल इक़दाम है। ठीक है, इसकी आप जितनी मज़म्मत करें वो कम है। ठीक है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला होता है, जिसको बाद में जिना हाउस पता चलता है कि जी कि वो जिना हाउस था, तो वो एक रौला रप्पा होता है। लेकिन एवरी प्रोसीजर हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप के उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करके उसके जो हैं उसके ऊपर एक केस चलाया जा सकता है, और उसके ऊपर जो सारे मामला जो हैं वो किए जा सकते हैं। खैर, 190 मिलियन पाउंड का केस आता है, अलकादिया ट्रस्ट का केस आता है, ये सारे मामला होते हैं, और इसके अंदर जो है खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो फिर उनके ऊपर जो है कुछ बोगस केसेस भी बना दिए जाते हैं। बहुत सारी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देती है, वो सियासत से किनारा कशी कर लेती है, या फिर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो हो जाती है जेल के अंदर, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और बहुत सारों के ऊपर नाजायज़ केसेस भी बनते हैं। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा एक चल रहा है, हर बंदे को पता है, जो कि न्यूज़ देखता है, जो कि यूट्यूब्स देखता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर रहता है, हर बंदे को ये बात जो है वो पता है, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन एक ये जो फ़ाइनल कॉल दी गई थी, ये फ़ाइनल कॉल इस बात के ऊपर दी गई थी जी कि भाई ठीक है, जो लोग अरेस्ट हुए उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर जो सियासी केसेस बनाए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और इसके ऊपर जो लोग हैं वो निकलते हैं। और उसके ऊपर पीटीआई की जो क़यादत है, जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, वो ये कहती है कि जी कि चलो ठीक है, हम लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और वो सारे के सारे उसके अंदर बुशरा बीबी, खान साहब की अहलिया, वो भी पेश कदम होती हैं, और वो भी उसके अंदर शामिल होती हैं। पहले वो कहती हैं कि तबीयत ख़राब है, लेकिन वो सरप्राइज़ देती हैं, वो आ जाती हैं बाहर, और वो उसकी क़यादत करने लग जाती हैं, जो कि लॉन्ग मार्च चल रहा होता है, और उसके ऊपर जो सारे मामला हो रहे होते हैं वो सबने टीवी के ऊपर देखा ही है कि कैसे हो रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो क्या अचीव किया है? अचीवमेंट्स ज़ीरो है, कुछ अचीव नहीं हुआ। अलबत्ता नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, मुल्क का भी, लोगों का भी, और कुछ लोगों की अल्लाह माफ़ करे शहादतें हुई हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो सब के सामने ही हैं, कि कैसे कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि जी के सीधे सीधे फायर किए गए हैं, और ये सारे मामला हुए हैं। अगर इन सब चीज़ों से हट के हम ये भी सोचें कि जी कि ये ठीक है, सीधे फायर हैं, अगर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये बात एक इस पहलू पे भी आ जाएं, तो फिर भी मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि हामिद मीर साहब ने, जो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं अपनी आंखों से देखी हैं या अपने कुलीग से सुनी हैं, वो उन्होंने सारी बयान की हैं। वो अपने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि जी के एक मीडिया बिल्कुल ब्लैकआउट था, मीडिया को कोई कवरेज की इजाज़त नहीं थी। उनके ऑफिस के अंदर, उनकी बिल्डिंग के अंदर, उनका जो इदारे की बिल्डिंग है उसके अंदर कह दिया गया कि ये बिल्डिंग आप खाली कर दो, और उसकी लाइट्स बंद कर दी गई, और वो कहते हैं कि सीधी लोगों पे गोलियां चली। लेकिन इसके ऊपर कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए, कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये भी एक हमने वीडियो क्लिप देखा कि जी के वो रेंजर्स जो हैं वो एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं कुछ जो लोगों के एक ये देख रहा था उनके सोशल मीडिया के ऊपर, उनके स्टोरीज़, उनकी स्टेटसेस, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं एक चीज़ के ऊपर, वहाँ पे लोगों की एक इंसानियत इस लेवल पे गिर जाती। शायद ये इंसानियत आपकी इसलिए इतना गिरती है क्योंकि आप एक शख्सियत को इतना ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हो कि आप कुछ सोचते नहीं हो कि अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, या अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। आप कहते हो कि जी कि जो उसने बोल दिया वो ठीक है, जो एक दूसरा बंदा बात कर रहा है वो गलत है।
इसके ऊपर एक छोटी सी मिसाल है कि मैं एक भाई साहब जो PMLN के बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनका देख रहा था, और उनका सवाल ये था कि जिस बंदे को रेंजर्स ने धक्का मार के उसकी नमाज़ तोड़कर उसको नीचे फेंका है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उस बेचारी की डेथ हो गई है, और काफ़ी ये स्टेट कोट किया जा रहा है। नाउ आई डोंट नो द रियलिटी कि अगर वो ज़ख्मी हुआ है तो अल्लाह ताला उसे सेहत याब करे, और अगर वो वाकई में अपनी जान से हाथ धो बैठा है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो वो उन भाई साहब का ये सवाल था कि जी कि इस बंदे को नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह मिली थी। सबसे पहली बात है कि नमाज की जगह का तयन आपने और मैंने नहीं करना। आपने मेरी नमाज का जगह का नहीं फ़ैसला करना, मैंने आपकी नमाज के लिए जगह का फ़ैसला नहीं करना। जिसका जहाँ दिल करता है वो अपने रब को सजदा कर सकता है। इसके ऊपर सवाल उठाना, और ये पहली बात ये कि जो उस पर रिएक्शन हुआ था, जो रेंजर्स की तरफ से चीज़ हुई थी, वो एक गैर मुनासिब चीज़ थी, वो एक बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जी के जो कैजुअलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो असद अली तूर ने अपने व्लॉग के अंदर बताया है कि उनके जो कलीग हैं शाकिर अब्बासी साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये किया है जी कि पोली क्लिनिक के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर पोली क्लिनिक है, उसके अंदर 28 गन शॉट्स की वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोली क्लिनिक ने यह कहा कि जी कि कोई केस नहीं आया, लेकिन वो चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं तो उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि जी कि वहाँ पे 28 लोगों को गन शॉट्स किए हैं, जिसके अंदर से 2 लोगों की डेथ हो गई हुई है, और बाकी ये जो 26 लोग हैं ये ज़ख्मी हैं। तो यहाँ पे ये सोचना है कि जी कि रियासत ने क्या वाकई एक सही तरीके से हैंडल किया है? क्या ये रियासत ने ये वेट किया कि जी कि वो लोग जो एहतजाज करने आ रहे हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पहले अंदर आने दिया जाए, फिर उनको घेरा डाल के उनके ऊपर सीधे फायर किए जाएँ, और फिर ये ऐसे मामला किए जाएँ? मीडिया तो बिल्कुल ब्लैकआउट था, लेकिन ये सारे ऐसे मामला देखने के बाद, लोगों जो क्रेडिबल लोग हैं उन लोगों को सुनने के बाद, ऐसी चीज़ें देखने के बाद एक अफसोस ही होता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप ये बोलो कि जी कि यहाँ पे एक PTI की लीडरशिप कहाँ थी, कि जो बुशरा बीबी साहिबा जो कि कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कह रही थी कि पठान एक गैरतमंद कौम है, ये आखिर तक कह रहेंगे, हमने यहीं पे खड़े रहना है। इनको कह दिया गया था, शेर अफजल मरवत साहब और बाकी जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो ये कह रहे थे कि संजरानी के अंदर हम जो हैं वो जलसा कर लेते हैं, लेकिन बीबी साहिबा का हुक्म था कि नहीं जी उधर जाना है हमने डी चौक के अंदर, और डी चौक के अंदर जाके हमने जलसा करना, वहाँ पे एहतजाज करना और ख़ान को छुड़वा के जाना। और वहाँ पे वो खड़े होकर कह रही हैं कि जी कि मुझे पठानों की पख्तूनों की गैरत का पता है, ये आखिरी दम तक रहेंगे। और फिर जब एक आप लीडरशिप का रोल निभा रहे हो, आप लीडर बने हो आगे, तो जब पहली गोली चलती है तो आप ही गाड़ी के अंदर बैठ के भाग जाते हो। सबसे पहली बात कि जी कि गोली नहीं चलनी चाहिए थी। दूसरी बात कि जब आप इतना बड़ा मुंह खोल के आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो फिर उसके ऊपर अपने अल्फाज के ऊपर, अपनी बात के ऊपर कायम भी रहना चाहिए आपको। लेटर ऑन आप ही सबसे पहले होते हो जो भाग जाते हो, और वहाँ पे पिस कौन रहा है? बेचारा वो वर्कर जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको कोई ओहदा नहीं मिलना, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ एफर्ट अपनी दे रहा है। और यहाँ पे अगर कोई ये बात करे, ओ जी भाग गए, ओ जी ये भगा दिया, वो इंतहाई गिरा हुआ इंसान है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से इंसानियत ख़त्म हो गई है, जो कि अपनी पावर को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, जो अपनी नौकरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। इन सब बातों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए ना, तो ये बात है कि जी कि ये जो बेचारा वर्कर है ना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बेचारा वही पिस रहा है। और जब एक डंडे खाने की बारी आती है, गोली खाने की बारी आती है, तब ये वर्कर को ही आगे कर दिया जाता है, इसको ढाल बना दिया जाता है, और ख़ुद जो लीडरशिप होती है वो साइडों साइड निकल जाती है। जैसा कि सारे ये सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो यहाँ पे एक मसला क्या आ रहा है? ठीक है, आपके ऊपर गलत केसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। यहाँ पे प्रोसीजर को अगर नहीं फॉलो किया जा रहा, ठीक है आप एहतजाज करें, लेकिन काइंडली ख़ुद भी आगे आके खड़े हैं, ख़ुद भी डंडे खा लें थोड़े से। आपने एक वर्कर बेचारे को ऐसे बनाया हुआ है, जो बेचारा जिसको जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, जो बेचारा नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, पाकिस्तान वो छोड़ना चाह रहा है, लेकिन उसके वसाइल इतने नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़ सके। तो ये सारे मामलात के बाद जब आप ही सबसे पहले अपने भगौड़े बन जाओगे, भाग जाओगे, और उस बेचारे को वहाँ पे मार खाने के लिए छोड़ जाओगे या गोलियाँ खाने के लिए छोड़ जाओगे, तो क्या ही फ़ायदा आपकी लीडरशिप का?
आपने फिर जो एक सारी बातें की हैं वो सिर्फ किताबी बातें थी, आपका लाइन ऑफ एक्शन या आपने जो अपने वो एक्शन दिखाने थे अपने अल्फाजों के ऊपर, जो जो आपने बातें की थी वो जब दिखाने की बारी आई, पिछला अगर प्रोटेस्ट होता है तो उसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो जी पहाड़ियों से निकल के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाते हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि हमें लीड कौन कर रहा है, हमारा लीडर कौन है, ठीक है। उसके बाद जी अब की ये बात आती है कि जी के मोहतरमा कहती हैं कि मेरे मियाँ को छुड़वा के जाना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, लेकिन सबसे पहले वो मोहतरमा ही जाती हैं और अली मीन गंडापुर साहब भी उनके साथ चले जाते हैं, और पीछे कौन रह जाता है, वर्कर बेचारा। और यहाँ पे अगर कोई बंदा ये बात करे कि जी कि वो भगा दिया, अगर इस एक नॉर्मल बंदा, एक मासूम पाकिस्तानी, उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो खुदारा इंसानियत का ख्याल रखें और ऐसी बकवास खुदा के लिए ना करें। आपने नहीं अजाला भरना उसकी शहादत का, उसकी डेथ का, उसके घर वालों के लिए आपने राशन नहीं भेजना। उनके घर वालों को नुकसान हुआ है, आपके घर वालों का नहीं। एटलीस्ट मुंह से अच्छी बात निकाल दें अगर आप निकाल सकते हैं तो। और बाकी रही बात जो हुकूमत वक्त है, वो नौकरी अच्छी कर रही है, वो पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि वो नौकरी अच्छी करे और वो करती रहे, यही उनका है। लेकिन वो एक इंडियन पंजाबी सिंगर हैं शोभ, उनके एक गाने के लिरिक्स हैं, शहर दी हवा हुई साढ़े वाल दी, अज साढ़े वाल दी कल पता नहीं के दी। तो ये एक बात जो है बड़ी क्लियर है कि पता नहीं आज का जो हवाओं का रुख आपकी तरफ हुआ हुआ है ना, वो कल को किसी और की तरफ भी हो सकता है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हम देखते आए हैं कि कैसे कभी कभी जुडिशरी इस्तेमाल हो जाती है, कभी कभी कोई और इदारा इस्तेमाल हो जाता है किसी को सैक करने के लिए। तो कल को आप भी किसी न किसी तरीके से हो सकते हैं। और शायद अब ये देखना है कि जी के जैसे 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि जी के वोट को इज़्ज़त दो, और वो 2024 के इलेक्शन के अंदर आके ये कहती है कि वोट को इज़्ज़त देने का मतलब ये है कि जो आपका वोटर है उससे जब भी आप मिलो इज़्ज़त से मिलो। वो अपने नज़रिए से ही फिर जाती है। अब ये देखना है कि कल को अगर हालात बदलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये फिर अपने नज़रिए पे कायम रहती है, या ये भी फिर कल को नौकरी करेगी, और फिर आम बेचारे जो लोग हैं वो इसी तरह से पिसते रहेंगे। शायद कल को PMLN के साथ कोई ज़्यादती हो जाए या पीपल्स पार्टी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो शायद उनको वोट पड़ जाए और उनका मैंडेट चोरी हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही होना है, या फिर कल को हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। खैर, अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं हम पाकिस्तान का। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी बात कुछ पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ क्रिटिक देना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।